आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। क्या हाई एल्टीट्यूड में प्रॉब्लम नहीं होती? जब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एलएसी पर चीनी सैनिकों से पूछा सवाल। महिला हूं माल नहीं, उद्धव की पार्टी के सांसद पर भड़की शिवसेना उम्मीदवार साइना एनसी। पूर्वी लद्दाख में डेमजोक में फिर से गश्त पर लौटी भारतीय सेना। 4 साल बाद सरहद पर हो रही है पेट्रोलिंग। पहले छुए पैर फिर चला दी गोली। दिल्ली के शहादरा में दिवाली के दिन 2 लोगों की हत्या। खोटा सिक्का कहे गए एकनाथ शिंदे की कीमत अब उद्धव ठाकरे फडणवीस से ज्यादा हो गई। ईरानी सेना के एक ट्वीट ने फिर मचा दिया मध्य पूर्व में तहलका। कहा तुम्हें बहुत जल्द देखेंगे। लेबनान में टूट रहा हिजबुल्लाह का मिलिट्री पावर। इजराइल पर चोट के चक्कर में 70% ड्रोन खत्म। डर के साथ जबरदस्त कॉमेडी का डोज, साथ में एक सरप्राइज भी। ये तो भूल भुलैया निकली फिल्म का 2.5 घंटे लंबा ट्रेलर ही है सिंघम अगेन। और जसप्रीत बुमराह क्यों नहीं खेल रहे हैं तीसरा टेस्ट? बीसीसीआई ने जारी किया चौंकाने वाला अपडेट। भारत चीन बॉर्डर पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी से दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जब अरुणाचल प्रदेश में चीन सरहद पर स्थित एलएसी पर पहुंचे तो संयोग से उनकी मुलाकात चीनी सैनिकों से हो गई। रिजिजू ने चीनी सैनिकों से पूछा कि क्या मौसम की वजह से आपको दिक्कत होती है। रिजिजू का कहना था कि एलएसी पर भारत का आधारभूत ढांचा और ताकत देखकर हर भारतवासी को गर्व होता है। एलएसी पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर चीनी सैनिक से रिजिजू की बातचीत के जो विजुअल सामने आया है वो अरुणाचल प्रदेश के बुमला के है। केंद्रीय मंत्री रिजिजू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सैनिकों से मिलने पहुंचे थे। वहां चीनी सैनिकों से मुलाकात हुई तो रिजिजू ने एलएसी पर मौसम और वहां हालात के बारे में पूछा। रिजिजू की ये बातचीत भारतीय सैनिकों के माध्यम से हुई। रिजिजू ने पूछा कि क्या इनको हाई एल्टीट्यूड में प्रॉब्लम नहीं होती है। इस पर चीनी सैनिकों ने बताया कि उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। इस पर रिजिजू कहते हैं कि अगर प्रॉब्लम हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर तो होता होगा। चीनी सैनिकों ने बताया कि वो मौसम में ढल गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन हो गए हैं और अब प्रचार जोर पकड़ने लगा है। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने सिंधे गुट के उम्मीदवार साइना एनसी को लेकर विवादित बयान दिया है। अरविंद सावंत ने साइना के सिंधे गुट से चुनाव लड़ने पर सवाल उठाया और कहा कि हमारे यहाँ चुनाव में इंपोर्ट माल नहीं चलता है। अरविंद के इस बयान पर विवाद बढ़ गया है और साइना ने इसके जवाब में महिला कार्ड चला दिया है और कहा मैं महिला हूं, माल नहीं हूं। दरअसल एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने साइना एनसी को मुंबा देवी सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। उनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार और सिटिंग विधायक अमीन पटेल से होगा। साइना एनसी पेशे से फैशन डिजाइनर है और मुंबई के ग्लैमर वर्ल्ड की चर्चित हस्ती है। शिवसेना से टिकट घोषित होने के बाद साइना ने बीजेपी छोड़ दी है। पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले प्रमुख बिंदुओं से भारतीय और चीनी सैनिकों ने पूरी तरह पीछे हटने के कुछ ही दिनों बाद भारतीय सेना ने शुक्रवार 1 नवंबर को डेमजोक में गश्त फिर से शुरू कर दी है। सेना के सूत्रों ने इस कदम को भारत चीन संबंधों में स्थिरता की ओर एक सकारात्मक संकेत बताया है। सूत्रों के अनुसार डेमचोक में गश्त शुरू हो चुकी है जबकि देपसांग में जल्द ही भारतीय सेना फिर से गश्त पर लौटेगी। इसके पहले दोनों देशों के बीच हुई समझौते के बाद सैनिकों ने टकराव वाले बिंदुओं से पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी की थी। इस समझौते का उद्देश्य अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाल करना है जब लद्दाख के अलग अलग क्षेत्रों में गतिरोध गहराया था। दिल्ली के शहादरा में गुरुवार को आकाश शर्मा का परिवार दिवाली मना रहा था। पीले रंग का कुर्ता पहन वो पटाखे जला रहे थे, तभी स्कूटी पर 2 लोग आए। इसमें से एक स्कूटी से उतरा और आकाश शर्मा को उनके घर के सामने गोली मार दी। आकाश शर्मा का भतीजा जब शूटर को पकड़ने के लिए भागा तो उसे भी गोली मार दी। इसके बाद आकाश शर्मा के परिवार में दिवाली के दिन मातम छा गया। परिवार ने इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है जो एक नाबालिग है। शहादरा में हुई इस हत्या की वारदात का एक सीसीटीवी भी
सामने आया है। सीसीटीवी में आकाश और उनका भतीजा ऋषभ नजर आ रहा है। दोनों ने पीला कुर्ता पहना है। ऋषभ पटाखे में आग लगाने की कोशिश कर रहा है, तभी दो लोग स्कूटी से आते हैं। आकाश पटाखे में आग लगाकर जैसे ही घर के अंदर जाने के लिए मुड़ते हैं, वैसे ही शूटर पीछे से गोली मार देता है। इसके बाद जब भतीजा शूटर को पकड़ने पीछे भागा तो उसे भी गोली मार दी जाती है। एकनाथ शिंदे की कहानी मुंबईया फिल्मों से कमतर कतई नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बचपन में चाय बेचने तक का काम किए तो एकनाथ शिंदे ने भी मुंबई में अपने करियर की शुरुआत टीनेज में ही ऑटो चलाकर शुरू कर दी थी। महज 18 साल की उम्र में उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और शिंदे एक आम शिवसेना कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे। 2022 में उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ आया जब किस्मत ने उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा दिया, पर राजनीतिक विशेषज्ञों ने यही उनके करियर को खत्म मान लिया है, क्योंकि उन्होंने शिवसेना को विभाजित कर भाजपा से हाथ मिला लिया था। विद्रोहियों ने कहा कि भाजपा अपने छोटे सहयोगी को जल्द ही हाशिए पर डाल देगी और ऐसा शिंदे के साथ भी करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। शिंदे ने अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा के इस तरह मजबूत की कि आज वे उनकी लोकप्रियता बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे से भी अधिक है। शायद यही कारण है कि बीजेपी 2024 विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें अपना नेता मान रही है और सी वोटर का सर्वे भी इस तथ्य पर मुहर लगाता है। इजराइल के खिलाफ युद्ध की तैयारी में जुटी ईरानी सेना का एक खतरनाक ट्वीट सामने आया है। इसे लेकर इजरायली सेना भी सतर्क हो गई है। ईरान सेना ने स्पष्ट तौर पर इजराइल पर बहुत जल्द पलटवार की धमकी दी है। ईरानी मिलिट्री के इस धमकी भरे ट्वीट से एक दिन पहले ही इजराइल के खिलाफ उसकी युद्ध की तस्वीरें सामने आई है, जिसमें वह अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों और फाइटर जेटों का रिहर्सल करते दिख रहे हैं। आज ईरानी मिलिट्री ने फिर एक ऐसा ट्वीट किया है जिससे पूरे मध्य पूर्व में तहलका मच गया है। ईरानी सेना ने एक्स पर शेयर कर इस पोस्ट में कहा है कि तुम्हें बहुत जल्द देखेंगे। हालांकि ईरान ने अपने इस पोस्ट में किसी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन इसके इस धमकी भरे अंदाज और पूर्व के ट्वीट से साफ है कि यह संदेश इजराइल के लिए ही लिखा गया है। बता दें कि ईरानी सेना ने हमास और हिजबुल्लाह के समर्थन में इजराइल के तेल अवीव पर 1 अक्टूबर को 180 मिसाइलों से एक साथ हमला किया था। हालांकि इजराइल ने दावा किया था कि इस दौरान उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को कहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसके लिए ईरान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बाद में इजरायली सेना ने 26 अक्टूबर को ईरान पर 100 फाइटर जेटों के साथ एक साथ बड़ा हमला किया। इजरायली सेना का हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन जारी है। लेबनान में हिजबुल्लाह के लगभग सभी ठिकाने तबाह हो चुके हैं। ऐसे में अब इजराइल हिजबुल्लाह के मिलिट्री पावर को भी लगातार चोट पहुंचा रहा है। इजराइल का दावा है कि उसकी सेना ने इजराइल के 70% ड्रोन नष्ट कर दिए हैं। आईडीएफ ने गुरुवार को कहा है कि उसने अपनी यूनिट 127 से हिजबुल्लाह के लगभग 70% ड्रोन नष्ट कर दिए हैं। आईडीएफ ने कहा है कि उसने हिजबुल्लाह के 10% ड्रोन ऑपरेटरों और पूरी यूनिट के कमांडर को मार गिराया है। उसने उत्तरी लिटानी क्षेत्र के हिजबुल्लाह ड्रोन कमांडर को मार गिराया है और ड्रोन रखने वाले 54 ठिकानों को भी नष्ट कर दिया है। इसके अलावा आईडीएफ ने कहा है कि उसने हिजबुल्लाह की ड्रोन इकाइयों से संबंधित 24 डिटेक्शन या ऑपरेशन प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक सेना ने कहा है कि उसने ड्रोन को इकट्ठा करने के 8 केंद्रों, 6 भूमिगत ड्रोन से संबंधित ठिकानों और 7 ड्रोन भंडार केंद्रों को नष्ट कर दिया है। यह पूरा साल हॉरर कॉमेडी के नाम रहा और इसमें एक और फिल्म जुड़ गई है, भूल भुलैया 3। अनीस बज्मी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। भूल भुलैया ऐसी फिल्म रही है जिसके दोनों पार्ट बॉक्स ऑफिस पर सफल रहे और 1 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इसके तीसरे पार्ट का जादू भी देखने को मिलेगा। वैसे आज सिंघम अगेन की भी रिलीज हो गई है और दोनों ही फिल्में शानदार हैं, लेकिन सवाल ये है कि पहले कौन सी देखें? तो इसका बेहद सीधा जवाब ये है कि अगर आपको हॉरर फिल्में पसंद है तो पहले भूल भुलैया 3 देखें और अगर आप एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं तो पहले सिंघम अगेन देखें, क्योंकि दोनों ही फिल्मों में कॉमेडी भी भरपूर मात्रा में है।
अगर आपको सिंघम अगेन का 5 मिनट का ट्रेलर अच्छा लगा तो आप उसको 35 गुना कर दीजिए और सिंघम अगेन बन जाएगी। रोहित शेट्टी गाड़ियां ही उड़ाते हैं, कोई कोरोना की वैक्सीन पर तो फिल्म बनाएंगे नहीं, तो यहाँ भी गाड़ियां उड़ती है। लेकिन जब एक गाड़ी प्लेन के ऊपर से उड़ती है तो आपको लगता है कि फिजिक्स और ग्रेविटी की आत्मा कितनी तड़पी होगी और न्यूटन चाचा कितने दुखी हुए होंगे। ये फिल्म आपको तब अच्छी लगेगी जब दिमाग को घर पर रखकर सिर्फ और सिर्फ सितारों को पर्दे पर देखने के लिए जाएंगे, वरना ये आपके टाइम की बर्बादी ही होगी। ट्रेलर में ही कहानी बता दी गई है। सिंघम की पत्नी करीना कपूर का किडनैप हो जाता है। जैसे रामायण में रावण सीता माता को उठा कर ले जाते हैं, ठीक वैसे ही ऐसा फिल्म में दिखाया गया है। रामायण के रेफरेंस लिए गए हैं और श्री राम ने तो आपको पता ही है क्या किया था, वही सिंघम करते हैं। अर्जुन कपूर की लंका से अपनी पत्नी को बचाते हैं और इसमें उनका साथ देते हैं वो सितारे जो आपको रोहित शेट्टी की फिल्मों में दिख चुके हैं। कहानी पहले से ही ट्रेलर में दिखा दी गई है तो इसमें कोई स्पॉइलर नहीं है। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। जसप्रीत बुमराह के प्लेइंग 11 में शामिल न होने के कई सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप की कगार पर खड़ी है, ऐसे में बुमराह को ना खिलाना अवश्य ही चौंकाने वाली बात है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि बुमराह को प्लेइंग 11 में नहीं रखा गया है? टॉस के बाद रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह के ना खेलने का कारण बताते हुए कहा, हम जानते हैं कि हमने सीरीज में अच्छा खेल नहीं दिखाया है। वानखेड़े की पिच अच्छी कंडीशन में लग रही है, उम्मीद है कि हम उन्हें जल्द ही आउट कर पाएंगे। बुमराह अभी स्वस्थ नहीं है, उनकी जगह मोहम्मद सिराज प्लेइंग 11 में आए हैं। दूसरी ओर बीसीसीआई ने भी बुमराह के स्वास्थ्य पर बड़ा अपडेट दिया है। बीसीसीआई ने अपडेट देकर बताया है कि बुमराह वायरल इन्फेक्शन से पीड़ित हैं, जिसके कारण वो तीसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं थे।